बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3-2A। Lazy River Resort opened for business on June 1st with 8 air conditioned unit. So the nature of the business is that they are providing the resorts for on rent. Its trial balance before adjustments on August 31st is as follows. तो ये हमने ट्रायल बैलेंस की वन है। अच्छा, ये एक बात इसमें देख लीजिएगा कि जून 1 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है और जो ट्रायल बैलेंस है वो अगस्त 31 को बनाया जा रहा है। इट मीन्स के दिस इज क्वार्टरली financial statement preparation. So the period of accounting period of this business is a quarter. इसके अलावा हमें जो है ये कुछ एडिशनल अकाउंट्स दिए गए हैं जो कि हमने बनाने होंगे। इसके अलावा अदर डेटा गिवन है फॉर मेकिंग द adjusting entry. And then instructions are generalize the adjusting entries on August 31st for the 3 months period. As I told you before that, the period for adjustment is a quarter. Prepare a ledger using the 3 column form of account. So हमने अब 3 account नहीं बनाने हैं बल्कि 3 column forms of account बनाने हैं. Enter the trial balance amounts and post the adjusting entries. Use J1 as the posting reference. Prepare an adjusted trial balance, then prepare income statement, retained earnings statement and balance sheet on August 31st. तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है हम 3 कॉलम्स फॉर्म ऑफ अकाउंट बना लेते हैं इन तमाम अकाउंट्स के लिए जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है और जो हमें एडिशनल गिवन है। इन तमाम अकाउंट्स के हम 3 कॉलम्स फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स जो है लेजर्स जो है वो पहले से ही बना लेते हैं और ये जो बैलेंसेस हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है इनको हम उसमें इंटर कर देते हैं। एंड वी विल मार्क अ चेक मार्क फॉर एन एविडेंस के हमने जो है बिगिनिंग बैलेंस जो है वो इंटर कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने जो है कैश का हमारे पास 3 कॉलम्स फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट रिसीव, ये सब तमाम जितने भी अकाउंट्स हमने बनाने थे वो हमने पहले ही बना लिए। अब हम इनको 31 अगस्त हमने क्यों इसमें यूज किया है कि 31 अगस्त इज द डेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो 31 अगस्त का है तो इस वजह से ही हमने यहाँ पर डेट 31 अगस्त डाली है और ये इसको हम एज ए बिगिनिंग बैलेंस यूज कर रहे हैं। तो ये अमाउंट्स जो है हमने बैलेंस में डाल दिया। तो कैश का बिगिनिंग बैलेंस जो है वो 19,600 है। उसके बाद जो है हमारे पास सप्लाईज का जो है बिगिनिंग बैलेंस 3,300 है। इसके बाद हमारे पास जो है प्रीपेड इंश्योरेंस का बिगिनिंग बैलेंस 6,000। देन लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, account payable, unearned revenue, mortgage payable, common stock, dividend revenue, rent revenue, maintenance and repairs expenses, then is our salaries and wages expenses and utilities expenses. तो ये सारे balances जो है हमने with the check mark means that they are coming from the beginning trial balance. तो अब हम करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द अदर डेटा जो हमें गिवन है उस को यूज करते हुए, अदर डेटा को यूज करते हुए जो है हम एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे। तो पहली एडजस्टिंग एंट्री है इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट द रेट ऑफ 400 पर मंथ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वार्टरली डेटा है तो 3 मंथ्स का डेटा के मुताबिक हम इसको एडजस्ट करेंगे। पर मंथ 400 है तो 3 मंथ्स के लिए ये 1200 हो जाएगा। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको अब हम जर्नलाइज करते हैं। तो हमारे पास डेट एडजस्टमेंट्स के लिए जो होती है वो 31 लास्ट डेट होती है। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 1200 and prepaid insurance credit 1200 to record the insurance expense for the quarter. अब हम दूसरी एडजस्टमेंट करते हैं। अकाउंट ऑफ अगस्त 31 शोज 900 ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड। तो सप्लाईज का अकाउंट हम देखें तो सप्लाईज के अकाउंट में हमारे पास पिछला बैलेंस था 3,300 का।
और इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि 900 की सप्लाईज हमारे पास मौजूद है। तो 3300 माइनस 900 मीन्स के वो इस्तेमाल हो गई है। हमने खरीदी थी 3300 की, जिसमें से 900 की इस्तेमाल हो गई है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू जो है वो हमारा हो जाएगा सप्लाईज एक्सपेंस। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। सप्लाईज एक्सपेंस 3300 की हमारे पास पहला बैलेंस था और 900 हमारे पास बाकी बची हुई हैं। दोनों का जो डिफरेंस है वो 2400 जो है हमारे पास सप्लाईज एक्सपेंस बन जाएगा। एंड सप्लाईज जो हमारा एसेट है उसका अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। एंड टू रिकॉर्ड द सप्लाईज एक्सपेंस फॉर द क्वार्टर। एंट्री हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन 5500 ऑन बिल्डिंग एंड 2400 ऑन इक्विपमेंट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्डिंग पर जो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन है वो क्या है? 4500 है। तो 4500 एनुअल डेप्रिसिएशन है, जबकि हमें चाहिए ओनली 3 मंथ्स का। तो इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास पर मंथ आ जाएगा। और फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा बिल्डिंग का। और इसी तरह से ही हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो हमारे पास 2400 जो है वो एनुअल है, जबकि हमें चाहिए 3 मंथ्स का। तो इसी तरह हम इसको डिवाइडेड बाई 12 एंड देन मल्टीप्लाइड विद 3 कर लेंगे, तो ये हमारे पास डिप्रिसिएशन हो गया इक्विपमेंट का। तो टोटल जो है हमारे पास हो जाएगा 1125 प्लस 600 जो है, ये हमारे पास टोटल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया दोनों फिक्स्ड एसेट्स का। तो हमने ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कर ली है। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 नंबर अनअर्न्ड रेवेन्यू 4100 वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर सर्विसेज परफॉर्म प्रायर टू अगस्त 31st। तो अनअर्न्ड का अकाउंट हम देखें तो इस वक्त हमारे पास उसमें बैलेंस है 7400 का। 7400 में से अब 4100 जो है वो अर्न हो गया। अनअर्न से जो है वो अनअर्न के अकाउंट से निकल कर रेंट रेवेन्यू जो हमारा अर्न रेवेन्यू होता है उसमें ये अमाउंट चली जाएगी। तो 40 हम जो है अनअर्न रेवेन्यू को डेबिट कर लेंगे और रेंट रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। तो इसको आप एंट्री हम करते हैं जर्नल में। तो हमारी एंट्री जो है वो इस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगी। unearned rent revenue debit and rent revenue credit to record the revenue for the quarter। तो ये हमारी अनअर्न्ड की एंट्री रिकॉर्ड हो गई, एडजस्टिंग एंट्री। अब हम जो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। सैलरीज ऑफ 400 वर अनपेड, यानी कि सैलरीज ड्यू हो गई हैं लेकिन अभी तक पे नहीं की गई हैं। तो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरीज एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट। तो इसको अब हम रिकॉर्ड करने चाहते हैं। रिकॉर्ड करें सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस फॉर द क्वार्टर। तो अब हम नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंटल ऑफ 3700 वर ड्यू फ्रॉम रेंट एंड टेनेंट्स एट अगस्त 31st। मीन्स कि कुछ टेनेंट्स ने हमारा अभी तक रेंट पे नहीं किया है, जबकि वो हमारी रिजर्व्स को यूज कर चुके हैं। सो हमारे पास ये हो जाएगा अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड रेंट रेवेन्यू क्रेडिट। तो इसको आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ये हमने कर ली 31st डेट में ही रहेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड rent revenue credit to record the revenue for the quarter. So our next adjustment is the mortgage interest rate is 9% per year. तो मॉर्गेज की अमाउंट कितनी है? 80,000 जो है हमने लोन लिया हुआ है, मॉर्गेज है हमारे पास 80,000 पर, और उस पे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो 720 जो है ये इसका एटलीस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर बन जाएगा।
तो हमारे पास हम इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे ओनली फॉर अ मंथ, एक महीने का, जबकि हमें जो 9% जो है वो पूरे साल का एक्सपेंस हो गया। तो इसको हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है ये मैं आपके सामने करती हूँ। 80,000 लोन लिया था, उस पे जो है हम पॉइंट या 9% जो है वो एनुअली पे कर रहे हैं। ठीक है, एनुअली मीन्स कि पूरे साल का। दिस इज फॉर द होल मंथ इंटरेस्ट एक्सपेंस, बट वी नीड ओनली फॉर अ सिंगल मंथ। इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये हमारे पास 600 जो है एक महीने का जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, क्योंकि अगस्त फर्स्ट को लिया है ना लोन, तो सिर्फ अगस्त का मंथ का ही इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड होगा, तो वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और वो चूंकि अभी हम पे नहीं कर रहे हैं, वी विल पे इट लेटर ऑन, जब हम पूरा लोन वापस करेंगे तो उसके साथ ही इसको वापस करेंगे, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे इंटरेस्ट पेएबल। तो जो अमाउंट हमने फ्यूचर में पे करनी होती है वो हमारी वो हमारा पेएबल होता है, तो उसको जो है हम लाइबिलिटीज में जो है मेंशन करते हैं। सो वी विल रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द क्वार्टर। अच्छा, एडजस्टमेंट्स जो है वो जर्नलाइज कर लिए। अब हम इनको जो है पोस्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहली एडजस्टमेंट जो है वो हमारी इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस की है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस 1200, रेफरेंस के लिए हमने J1 यूज करना है, एंड दिस विल क्रेडिटेड इन द प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये अमाउंट ही हमारी बैलेंस में आ जाएगी। और हमारी जो पेड इंश्योरेंस का जो हमारा अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा ऑन द सेम डेट, 31 अगस्त को हम क्रेडिट कर लेंगे इंश्योरेंस को। रेफरेंस में हम J1 यूज करेंगे। डेबिट कौन सा अकाउंट हमने किया है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। बैलेंस क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट का अकाउंट है, तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में से ये क्रेडिट माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा न्यू बैलेंस आ जाएगा प्रीपेड का। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पोस्टिंग जो है हमने कर ली है। नेक्स्ट है सप्लाईज एक्सपेंस एंड सप्लाईज। 2400 की हमारी सप्लाईज एक्सपेंस है। तो सप्लाईज एक्सपेंस हम सप्लाईज एक्सपेंस 2400 के हम डेबिट कर लेंगे, रेफरेंस के लिए J1। और ये क्रेडिट किस अकाउंट में होगा, सप्लाईज के अकाउंट में होगा, और बैलेंस में हमारी अमाउंट आ जाएगी 2400। तो ये डेबिट एंट्री हो गई, और अब हम इसको जो है सप्लाईज के अकाउंट में, ये हमारे पास सप्लाईज का अकाउंट है, डेट वही होगी, अमाउंट क्रेडिट हो रही है 2400, J1, डेबिट इसको हमने किया था सप्लाईज एक्सपेंस के अकाउंट में। तो हमारा न्यू बैलेंस क्या हो जाएगा, 3300 हमारा पिछला बैलेंस था, से माइनस हो जाएगा 2400, तो ये हमारा सप्लाईज का न्यू बैलेंस आ गया। तो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो भी कंप्लीट हो गई, पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पोस्टिंग है हमारी होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। तो एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम जाते हैं कि अकाउंट में, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट है। 31 अगस्त को हम डेबिट कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो बिल्डिंग का अकाउंट हो रहा है, चार्ज हो रहा है 1125। दिस विल बी क्रेडिटेड टू द एक्यूमुलेटेड depreciation building and accumulated depreciation equipment। उसमें हमारी अमाउंट जो आ रही है वो है 600।
तो टोटल जो था हमारे पास हो जाएगा तो ये हमारे पास जो है टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया। अब हम इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के अकाउंट में क्रेडिट के बैलेंस में करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट हो रहा है 1125 रेफरेंस के लिए J1 और इसके लिए हमने डेबिट किया था डेप्रिसिएशन का अकाउंट। और यही हमारा बैलेंस है। और इसी तरह से इक्विपमेंट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ 600 और जे में रेफरेंस में J1 और हमारा तो ये हमारी एंट्री भी पोस्ट हो गई। नेक्स्ट हमारी है अनअर्न रेवेन्यू 4100 एंड रेंट रेवेन्यू। इसको अब हमने पोस्ट करना है अनअर्नड। ये अनअर्नड 4100 प्रीवियस भी क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट माइनस डेबिट। सो न्यू बैलेंस एंड ये जा रहा है हमारा रेंट रेवेन्यू में क्रेडिट होने। तो हमारे पास अब रेंट रेवेन्यू में 4100 क्रेडिट हो गया। कहाँ से आई ये अमाउंट? अनअर्नड रेंट रेवेन्यू से आई है। रेफरेंस में J1 हो जाएगा और न्यू बैलेंस कैसे आ जाएगा? ये भी क्रेडिट बैलेंस प्लस ये क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमारे पास न्यू बैलेंस आ गया रेंट रेवेन्यू का। तो ये हमारे पास हो गई, ये वाली एंट्री भी हमने कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस एंड सैलरीज एंड वेजेस पेएबल। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस 31 अगस्त डेबिट हो रही है अमाउंट 400। रेफरेंस पे J1 जाएगी कहाँ पर? सैलरीज एंड वेजेस पेएबल में। न्यू बैलेंस हो जाएगा हमारे पास, उसमें ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास न्यू बैलेंस आ गया। सैलरीज एंड वेजेस पेएबल 400 J1 इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, हमने कर लिया। अब अकाउंट रिसीवेबल एंड रेंट रेवेन्यू। अकाउंट रिसीवेबल एंड रेंट रेवेन्यू 3700 जो है हमारे पास डेबिट हो रहा है। रेफरेंस में J1 जाएगा कहाँ? रेंट रेवेन्यू में और बैलेंस इसका हो जाएगा 3700 और रेंट रेवेन्यू में हमारे पास आ जाएगा 3700 में क्रेडिट कर लेंगे J1 डेट डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल और अब हम इसमें ये ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये एंट्री भी हमने कंप्लीट कर ली पोस्टिंग। लास्ट वन इज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट पेएबल 600 J1
interest payable, interest payable. $600 J1 interest expense. तो इसको भी हमने पोस्ट कर लिया. वी आर डन विद दिस. एंड अब हम इस वाले कॉलम की हाइलाइट्स खत्म कर देते हैं. दैट वाज जस्ट टू मेक श्योर वी हैव डन ऑल दीज पोस्टिंग्स. अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा टू फाइंड आउट द न्यू बैलेंसेस. तो ये हमारा कैश का बैलेंस, ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस, ये हमारे पास सप्लाईज का बैलेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, लैंड, बिल्डिंग, accumulated, then equipment, अच्छा जी. सारे अब हमारे पास हाईलाइटेड जो है हमारे एंडिंग बैलेंसेस हो गए हैं तमाम अकाउंट्स के. तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन था. ये ट्रायल बैलेंस जो था ये ऑलरेडी गिवन था. अब हम जो न्यू बैलेंसेस आए हैं उनको यूज करते हुए जो है हम उससे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. तो अब इन्हीं इंफॉर्मेशन, इन्हीं बैलेंसेस को यूज करते हुए जो है हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. तो ये हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट आ गई है. ठीक है. नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्टेटमेंट्स, द पीरियड, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, डेबिट अमाउंट्स एंड क्रेडिट अमाउंट्स. तो जिनके डेबिट बैलेंस होंगे उसको हम यहाँ पे डालेंगे, जिनके क्रेडिट्स होंगे उनको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. और इस तरह से हम देखते हैं कि क्या हमारा बैलेंस आया है या नहीं आया. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का बैलेंस हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. इस तरह इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पर आएगा और एक्यूमुलेटेड का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगा. ठीक है. अब अकाउंट पेएबल, ये हमारी क्रेडिट के बैलेंस से स्टार्ट हो जाएंगे. सम करते हैं. दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई हैं. हमने हाईलाइट कर दिया. ठीक है. हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है. अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. इनकम स्टेटमेंट की फॉर्मेट क्या होती है कि रेवेन्यू लेस ऑल द एक्सपेंसेस. तो ये रेवेन्यू हो गया और ये सारे एक्सपेंसेस हो गए. तो यहाँ पर अब हम इसको ऊपर से देखेंगे. हमारे पास सर्विस रेवेन्यू की वैल्यू क्या है, 87,800. सो दिस इज आवर 87,800 जो है ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया. लेस ऑल द एक्सपेंसेस. तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये मेंटेनेंस एक्सपेंस, सप्लाईज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, सैलरीज, यूटिलिटीज एक्सपेंस. तो ये हमने यहाँ से लेकर
ये सारे एक्सपेंसेस हमने लिख लिए हैं और यहाँ पर इनको हम टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये रेवेन्यू 87,800 माइनस ये टोटल एक्सपेंसेस, तो ये हमारी नेट इनकम आ गई। तो इसके नीचे जो है अब हम डबल लाइन लगा देंगे। इट मीन्स के वी हैव दिस। तो ये हमारी नेट इनकम आ गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग का बिगिनिंग बैलेंस एज सच हमारे पास नहीं है, तो इस वक्त हम इसको जो है मेंशन जीरो ही करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे नेट इनकम, ये जो हमारे पास ऊपर आई है। इसके बाद ये हमारा सब टोटल हो जाएगा। डिविडेंड हमारे पास कितना था, ये डिविडेंड जो है 5,000 है, तो ये 5,000 माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये हमारे पास आ जाएगा सब टोटल माइनस डिविडेंड। तो ये हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा ऑन अगस्त 31st। द लास्ट स्टेटमेंट हेयर इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स के बारे में बताएंगे। तो यू कैन से दैट वी विल मेंशन ये कैश से लेकर हमारे पास यहाँ तक जितने भी हैं कॉमन स्टॉक तक, ये वाली वैल्यूज जो है हमने मेंशन करनी होंगी बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट रिसीवेबल, जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं, कैश अकाउंट रिसीवेबल सप्लाईज प्रीपेड, तो ये हमारे पास करंट एसेट्स जो हैं इनको हम ले लेंगे, मेंशन कर देंगे ये कैश का अकाउंट। तो इसको जो है हमने यहाँ पर सम कर देना है। अच्छा जी, इस तमाम के साथ हम कॉमर्स भी मेंशन कर दें और फर्स्ट वैल्यू के साथ और लास्ट वाली वैल्यू के साथ जो है हम डॉलर साइन। अच्छा जी, अब बारी है फिक्स्ड एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास क्या है, लैंड है। तो लैंड की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज लैंड वैल्यू 25,000। 25,000 लैंड की वैल्यू है। फिर बिल्डिंग और 25,000 ये लैंड के सामने जो है हम मेंशन कर देंगे। देन वी हैव बिल्डिंग वैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास है 125। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग हमारे पास था 1,125। तो ये हमारे पास आ जाएगी बिल्डिंग की नेट वैल्यू। उसके बाद इक्विपमेंट की वैल्यू हमारे पास इक्विपमेंट है हमारे पास 26,000। और उस पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 600 है। इसकी हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी, सो दैट विल आवर टोटल नेट फिक्स्ड एसेट्स। इनको हमने नेट कर लिया है, नेट ऑफ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो ये हमारे पास नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे इक्वल टू लैंड की वैल्यू प्लस नेट बिल्डिंग की वैल्यू प्लस नेट इक्विपमेंट की वैल्यू। तो ये हमारे पास टोटल नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। तो अब हमारे पास हो जाएगा ये जो करंट एसेट्स प्लस ये फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल एसेट्स। ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। तो इनको जो है हम डबल लाइन लगा देंगे कि हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया।
नेक्स्ट है हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। लाइबिलिटीज में हमारे पास पहले करंट लाइबिलिटीज, तो कौन कौन सी है हमारे पास लाइबिलिटीज में? देखिए हमारे पास है अकाउंट पेएबल, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, सैलरीज, ये हमारे पास है। सारी आ गई हमारे पास। तो टोटल हम तो कर लेंगे सम। ये हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज आ गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्विटी की बारी है। इक्विटी में हमारे पास है कॉमन स्टॉक, ये लास्ट ये जो है यहाँ तक कॉमन स्टॉक है हमारे पास 1 लाख। फिर है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू जो है हम ऊपर वाली स्टेटमेंट से लेंगे। ये हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है। तो टोटल इक्विटी हमारे पास आ जाएगी कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग। तो ये हमारे पास लाइबिलिटीज हैं और ये टोटल इक्विटी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज द सेम एज आवर टोटल एसेट्स। ये हमारी टोटल एसेट्स हैं और ये हमारी टोटल, इसको भी हम डबल लाइन दे देंगे यहाँ पे, तो ये हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। सो दिस इज आवर बैलेंस शीट इज कंप्लीट। तो ये बैलेंस शीट हमें इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेनी है। तो आपने भी जब एग्जाम में बनानी है तो इसी तरह से ही लाइनिंग्स का जो है आपने ख्याल रखना है। और उसके अलावा जो है आपने तमाम डॉलर साइन वगैरह का, यहाँ पे डॉलर साइन नहीं आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ आए फर्स्ट वैल्यू के साथ आता है, बाकियों के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। सो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये जो हमने स्टार्ट किया था जर्नल से, ये हमने जर्नल एंट्रीज की थी, एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री की थी, फिर उनकी पोस्टिंग की थी लेजर्स में। फिर उसके बाद हमने ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है वो हमने बनाई, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट वी मेड इनकम स्टेटमेंट, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और सबसे आखिर में हमने बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, तो ये हमने जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3-2 जो है कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।